हेलो मेरे प्यारे बच्चों, राम सर का नमस्कार। तो आपके अपने चैनल शिव क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि हम यहाँ पे जो एक आपके लिए एंशियंट हिस्ट्री का जो एक सेगमेंट आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप अपनी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो सभी फैक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपके इस प्लेटफॉर्म में हमने एंशियंट हिस्ट्री के इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अभी तक महाजनपद काल तक हमने इसका सफ़र एक तय कर लिया है। तो अगर आपने इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको एक बार ज़रूर देखें। आपको बहुत सारे फैक्ट जो आपको डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को यहाँ से मिलेंगे। ठीक है। तो आज हम यहाँ पे महाजनपद काल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 16 महाजनपद हैं, उनकी पूरी एक डिटेल हमने डिस्कस कर दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो इसमें मगध के शासक कौन कौन से हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे मगध के उदय के कारण, ठीक है, और महाजनपदों के उदय के कारण, ठीक है, महाजनपद कालीन प्रशासन के बारे में, प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे। तो आज हमारा ये महाजनपद काल का सेकंड लेक्चर है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ प्यारे बच्चों। तो पुराणों के अनुसार मगध के शासक तो कौन कौन से हैं। तो बृहद्रथ जो वंश जो है, तो इसके संस्थापक हैं बृहद्रथ। महाभारत व पुराणों के अनुसार, ठीक है, तो महाभारत व पुराणों के अनुसार जो मगध के शासक के संस्थापक के रूप में मिलता है, तो वह पहला कौन सा वंश है, बृहद्रथ वंश है। ठीक है। तो ये इसके बाद जो उनका अगला उत्तराधिकारी है जरासंध है, जो बृहद्रथ का पुत्र था। वह एक पराक्रमी राजा था, कंस को हराया था, राज्य विस्तार मथुरा तक किया था, भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव भीम ने वध किया था। ठीक है, जरासंध का। ओके। तो अब इसके बाद देखेंगे कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार मगध के कौन कौन से शासक थे। ठीक है। तो बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार मगध के शासक, तो उनका जो सबसे पहले जो वंश मिलता है वह है हर्यक वंश। ठीक है। तो हर्यक वंश को अन्य नाम से भी जाना जाता है पितृहंता वंश। ठीक है। तो पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जितने भी आगे उत्तराधिकारी बनते हैं, तो वह अपने पिता की हत्या करके ही शासन को संभालते थे। ठीक है। तो हर्यक वंश को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हर्यक वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वह है पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार, जैन साहित्य में इसे श्रेणी कहा गया है। ठीक है, जैन साहित्य में इसे श्रेणी कहा गया है। बिंबिसार ने विजयों तथा वैवाहिक संबंधों के द्वारा वंश का विस्तार किया। ठीक है। प्रथम विवाह उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन जो कि एक चेलना थी, उससे विवाह किया था। ठीक है, बिंबिसार ने। ठीक है। तो जो बिंबिसार है वह कई सारे जो लड़ाइयाँ लड़कर तथा वैवाहिक संबंधों पर शादी करके वह अपने राज्य का विस्तार किया है। ठीक है। द्वितीय विवाह जो उसने किया है, तो वह किससे किया है दोस्तों, तो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से किया है। ठीक है। और तीसरा विवाह उसने भद्र प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से किया है। ठीक है। तो यह बिंबिसार के द्वारा यह पता चलता है कि उसने कई सारे विवाह किया, और इन विवाह के माध्यम से ही वह अपने राज्य का विस्तार किया है। ठीक है। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिलाया था। बिंबिसार ने वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के पांडु रोग पीलिया के इलाज के लिए अवंती भेजा था। तो इनकी भी जो पुत्र है बिंबिसार की, उनकी हत्या किसने किया, तो पुत्र अजातशत्रु ने किया। ठीक है।
तो बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, उसका जो उपनाम था वह कुणिक था। ठीक है, तो अजातशत्रु का जो उपनाम था वह कुणिक था। कौशल नरेश प्रसेनजित को हराया था। ठीक है, तो अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजित को हराया। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीता और दोनों को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। ठीक है, तो इसने भी कई सारे विजय के द्वारा कई सारे लड़ाइयों में विजय उपरांत अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, इसके बाद है कि वज्र संघ से युद्ध में नए हथियार, रथ, मूसल, टैंक जिसको बोला जाता है, महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला हथियार का प्रयोग किया एवं वज्र संघ को भी मगध का हिस्सा बनाया। तो दोस्तों जो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो शब्दावलियाँ हैं जैसे रथ, मूसल, तो यह किसको कहा गया है? टैंक को कहा गया है। महाशिला कंटक किसे कहा गया है? तो पत्थर फेंकने वाला हथियार है। तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि ये किससे, इसका अर्थ क्या है ना, ये किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। यह गौतम बुद्ध का समकालीन था। जो अजातशत्रु था तो गौतम बुद्ध का एक समकालीन था। इसी के समय बुद्ध को महानिर्वाण मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अजातशत्रु के समय महानिर्वाण की जो प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो बुद्ध को प्राप्त हुई। ठीक है, इसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत, ये भी इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम पूछा जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके समय पर हुई? तो वह अजातशत्रु के समय हुई। ठीक है, फिर जो अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, तो उदयन ने अपने पिता की हत्या करके, अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा, इसीलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा गया है। तो उदयन, अब देखते हैं उदयन के बारे में। इसका उपनाम था उदयभद्र। इसने पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना नगर की स्थापना की। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्यारे बच्चों की, पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, वह इसे किसने अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों किसने बनाया? तो उदयन ने बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की राजधानी को। बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता कहा गया है। यह जैन धर्म का पालन करता था। हत्या तो उदयन की हत्या जो की तो किसी व्यक्ति ने चाकू से किया था। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद उदयन के बाद कुछ समय बाद इसके पुत्रों ने शासन किया, किंतु शीघ्र ही जनता ने एक योग्य अमात्य शिशुनाग को अपना राजा चुना। मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, क्रम पूछा जाएगा कि हर्यक वंश के बाद किस वंश का स्थापना हुई? तो वो शिशुनाग वंश की स्थापना की। और यह भी पूछा जाएगा कि शिशुनाग वंश की स्थापना से पूर्व कौन वहाँ का एक शासक रहा? तो वह था उदयन। ठीक है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है तो शिशुनाग वंश, इसकी स्थापना शिशुनाग ने ही की 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक। इसका सबसे मुख्य जो कार्य था अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिलाना था। ठीक है, तो शिशुनाग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था कि इसने अवंती राज्य को जीतकर मगध में मिलाया था। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसने राजधानी भी, जो उदयन ने राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी अपनी, तो इसने राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ पे ले गए? वैशाली ले गए। ठीक है, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। फिर इसके बाद शिशुनाग वंश के बाद आते हैं कालाशोक। तो इनका टाइम पीरियड 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व है। उपनाम इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, कालाशोक को। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके समय पर हुई? ठीक है, तो वह कालाशोक के समय हुई। हर्षचरित के अनुसार महापद्मनंद ने कालाशोक की हत्या की है।
नंदिवर्धन महानंदीन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो उसने फिर एक स्थापना की नंद वंश की। किसकी स्थापना की? नंद वंश। तो समझते हैं नंद वंश को दोस्तों। तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदीन की हत्या कर महापद्मनंद वंश की नींव डाली गई। बौद्ध संगीत महाबोधिसत्व में उसे उग्रसेन, पुराणों में सर्व छत्रांतक उसे कहा गया है जो हर जगह हर सभी जगह अपनी विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है, तथा एक राट भी कहा गया है। ठीक है, महापद्मनंद को। ओके, अब देखते हैं महापद्मनंद, इसका जो अन्य नाम है उग्रसेन कहा जाता है, सर्व छत्रांतमक एवं एकराट भी कहा जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार महापद्मनंद नापित पिता वैश्या माता का पुत्र था। ठीक है, तो जैन ग्रंथ के अनुसार जो महापद्मनंद था तो वह उनके जो पिता नापित थे और माता वैश्या थी। ठीक है, तो उनका पुत्र था। पुराणों के अनुसार कली का अंश था, उसमें सर्व छत्रात्मक था, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, तो सर्व छत्रांतक किसे कहा गया है? जो सभी क्षत्रियों का नाश करता था। ठीक है, नाश करने वाला था। परशुराम का अवतार था। देखने में मिलता है कि जो महापद्म थे वह परशुराम का अवतार था। अत्यधिक संपत्ति व सेना रखने वाला कहा गया है महापद्मनंद को। ठीक है, महापद्मनंद ने पौरव, इक्ष्वाकु, पांचाल, है, कलिंग, सूरसेन, मिथिला आदि को मगध साम्राज्य में मिलाया। इसी कारण इसे एक छत्र या एकराट कहा गया है। ठीक है, हर जगह पर शासन हो गया था। अब जो आपको ध्यान रखना है कि खारवेल के हाथी गुम्बा अभिलेख में महापद्मनंद की कलिंग विजय की जानकारी भी मिलती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है जिससे पता चलता है कि जो कलिंग विजय हुई थी तो वह महापद्मनंद के समय ही हुई थी। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे। ठीक है, इनके बाद जो महापद्मनंद के बाद आते हैं घनानंद। ठीक है, तो यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। पश्चिम साहित्य, यूनानी साहित्य में इसे अग्रमीज या नाई कहा गया है। इसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में पूछा जाएगा किसके समय पर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो वह थे घनानंद थे। ठीक है, जो नंद वंश के अंतिम सम्राट थे। ठीक है, नंद वंश के शासक जैन मत के पोषक थे, है ना, इन्होंने जैन धर्म को मानते थे। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं प्यारे बच्चों। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें क्योंकि ऐसे अभी हम आपके लिए बहुत सारे फैक्ट्स जो आपकी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में आपको डिलीवर कर रहे हैं ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और अच्छी कर सकें। ओके, अब देखते हैं मगध के उदय के कारण, है ना। तो मगध के उदय के जो कारण हैं देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले यही है कि अनुकूल भौगोलिक स्थिति देखने को मिलती है। यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी थी, वन एवं संसाधनों की पर्याप्तता थी। ठीक है, राजधानी सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। नगरीकरण तथा आहत सिक्कों से मगध का उत्कर्ष भी बढ़ा। मगध समाज रूढ़िवादी नहीं था, शासकों की साम्राज्य विस्तार की लालसा थी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे कि मगध के उदय का पता चलता है ना, कि उन्होंने किस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और एक छत्र शासन स्थापित किया। ठीक है, फिर महाजनपदों के उदय के क्या कारण थे, है ना, ये महाजनपद आखिर क्यों महत्वपूर्ण हुए, तो समझते हैं कृषि विस्तार को लेकर। तो युद्ध तथा विजय की प्रक्रिया में वैदिक जनजातियां अनार्यों के संपर्क में आई। जब जनजातियां एक दूसरे से घुमक्कड़ टाइप जीवन व्यतीत करते एक दूसरे से मिली, तो जब वह संपर्क में आई तो उन्होंने बहुत कुछ एक दूसरे से सीखा और जनपदों के एकीकरण से कुछ महाजनपदों का निर्माण हुआ। फिर ये कुछ महाजनपद अपनी आंतरिक सामाजिक राजनीतिक संरचना होने वाले परिवर्तनों के कारण
विकसित हुए, है ना। तो जैसी जैसी रिक्वायरमेंट इनकी बढ़ती गई तो इन्होंने एक साम्राज्य का रूप लेने लगे, ठीक है। फिर है महाजनपदकालीन प्रशासन, है ना। किस तरह की इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी इसको देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा राज्य एवं राज्य की संकल्पना अधिक स्पष्ट हुई, ठीक है। राज्य अब अपनी भौगोलिक सीमा बढ़ाने लगे थे, है ना। उनको अब लगने लगा था कि एकमात्र जो विकल्प है एक उदय होने का, एक ग्रो करने का, विकास करने का, वह है अपने साम्राज्य को बढ़ाना, अपनी भौगोलिक स्थिति का विस्तार करना। स्थायी सेना रखी जाने लगी, ठीक है। कर जो इस टाइम पे लगाए जाते थे वह बलि, भाग एवं कर था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम से ऊपर खटीक या द्रोणमुख आते थे। ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। कर देने वाले का आधार बड़ा। अब शिल्पा एवं व्यापारी नए करदाता भी इनके टाइम पे हो गए, ठीक है। तो यह हमारा महाजनपद काल का सेकंड वीडियो है। अब इसके बाद हम थर्ड वीडियो में पूरे महाजनपद काल को पूरा डिस्कस करेंगे और यहाँ से महाजनपद काल का आपका एंड भी होगा, ठीक है। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा, सभी फैक्ट्स को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा। अब ऐसे ही इसके साथ ही दोस्तों आप टेस्ट सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, जो अलग अलग सेगमेंट के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं और इसके साथ ही उसमें अपने लेवल को भी आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों। हम आपसे हमारी एक ही उम्मीद होती है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएंगे, ओके। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।